हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग. चैप्टर आपके पास आसान है पर थोड़ा सा बड़ा है. इसमें टाइम भी आपके पास काफी लगता है बिकॉज इसके अंदर टॉपिक्स हमारे पास काफी कवर करे जाते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इफेक्टिवली ब्रांच आपके पास होती क्या है. सो जी यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन दे रखी है. एक ब्रांच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन इधर द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी एज दैट कैरिड ऑन बाय हेड ऑफिस. So let's say there is a head office in let's say मुंबई एंड उन्होंने अपनी इंडिया में अलग अलग जगह ब्रांचेस खोली है. दिल्ली में खोली हुई है, चेन्नई में खोली हुई है, कोलकाता में खोली हुई है. दे वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड इट इज नॉट ओनली कि भाई ब्रांच जो है, जो हमारी एक शाखा है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कि वो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास इंडिया में हो, इंडिया के बाहर भी हो सकती है. सो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि हमारे ऑपरेशंस इंडिया तक सीमित रहे. इट कैन हैव बीन आउटसाइड इंडिया एज वेल. हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जो मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है उसे हम बोलते हैं हेड ऑफिस. जो उसने अलग अलग जगहों पे वेदर इन इंडिया या इंडिया के बाहर अलग अलग जगहों पे अपनी शाखाएं बनाई है जहां से बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस. ठीक है ना. इट कैन बी अ इंडियन ब्रांच, इट कैन बी अ फॉरेन ब्रांच. ब्रांच कहीं भी हो सकते हैं. हमारे पास चैप्टर जो सिखाने जा रहा है वो बताने जा रहा है कि जो ब्रांचेस खुली हुई है किसी एस्टेब्लिशमेंट की, तो उस केस के अंदर उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है. अब अकाउंटिंग का मतलब है हमें क्या चाहिए, उस ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी, उस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन एंड सेम हेड ऑफिस का भी चाहिए होगा. सो चैप्टर आसान है बट चैप्टर का दायरा थोड़ा सा बड़ा है. डिपार्टमेंट और ब्रांच में एक बेसिक फर्क जो रहता है वो ये रहता है कि डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक ही लोकेशन में, एक ही जगह पे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे खर्चों का एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रांच में ऐसा नहीं होगा. ब्रांच के लिए क्या है, ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों अलग अलग जगह ही ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो वो ऑपरेशनली अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो खर्चों के एलोकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच. जो टॉपिक्स हमारे पास बेटा चैप्टर के अंदर कवर है, तो जैसे हम ब्रांच अकाउंटिंग बोलते हैं, इट कैन बी अ इनलैंड ब्रांच और अ फॉरेन ब्रांच. इनलैंड का मतलब है ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों सेम कंट्री में, इंडिया में, मतलब ब्रांच भी इंडिया में और हेड ऑफिस भी इंडिया में. फॉरेन ब्रांच का मतलब है हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, मतलब हेड ऑफिस इंडिया में लेट्स से और ब्रांच इंडिया के बाहर है, या वैसा वर्सा, मतलब वेयर इज ब्रांच इंडिया में और हेड ऑफिस बाहर है. ठीक है ना. अब इनलैंड ब्रांच के अंदर जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे दो. एक होती है बेटा डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच. ये चैप्टर का ना एक तरीके से समरी है आपके लिए, फिर हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है जहां पे ब्रांच, नाम से आ रहा है, जहां पे ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है. अब यहां पे डिपेंडेंट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि ब्रांच के जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जितने भी खाते हैं, वो सारे कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है. ब्रांच अपनी तरफ से कोई डबल एंट्री किताबें नहीं बना रही. ब्रांच ये जरूर है कि कुछ अपनी तरफ से मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बना देगी, स्टॉक कितना आया गया वगैरह, बट वो अपनी तरफ से डबल एंट्री नहीं करेगी क्योंकि वो हेड ऑफिस के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है. और एक करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच. नाम से पता चल रहा है जो ब्रांच इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दी हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस अपने रिकॉर्ड्स खुद बना रहा है, ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद बना रही है. जब हम बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स एचओ में है डिपेंडेंट ब्रांच, उसके अंदर दो आते हैं. एक आता है गुड्स भेजे गए कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे, और एक गुड्स भेजे गए होलसेल प्राइस पे. दो अलग अलग मेथड सीखेंगे. कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का मतलब 100 की चीज 100 पे ही जा रही है बेटा. इनवॉइस प्राइस का मतलब 100 की चीज भेज रहे 125 पे और ब्रांच को कहा जा रहा है आप 125 पे बेचो, तो इनवॉइस प्राइस पे दिया रहा है. जस्ट लाइक जैसे आप कंसाइनमेंट वगैरह जब फाउंडेशन लेवल पे करते हैं तो वहां पे चीजें सीखते हैं कि जो गुड्स है जानबूझ के इनवॉइस प्राइस पे दिए जाते हैं. ठीक है ना. तो वही चीज यहाँ पे आ गई कि इनवॉइस प्राइस पे दी जा रही है चीज 100 वाली 125 पे. इसके अंदर हम तीन मेथड करेंगे. एक है डेटर मेथड, एक है फाइनल अकाउंट मेथड और एक है स्टॉक एंड डेटर मेथड, जिसमें पहला और तीसरा मेथड विल बी इंपॉर्टेंट. एक है गुड्स इनवॉइस एट होलसेल प्राइस, जहां पे एक होलसेल रेट पे चीज जा रही है, तो वह मेथड एक लगेगा होलसेल प्राइस मेथड. ठीक है ना. देन व्हेन विल बी कम टू फॉरेन ब्रांच, तो फॉरेन ब्रांच के अंदर दो प्रकार के होंगे टॉपिक. एक होगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में ईफओ बोलते हैं, IFO, ईफओ शॉर्ट में बोल देते हैं, और एक है नॉन इंटीग्रल नीफो. इट इज सिमिलर टू, डिटेल में बात करूंगा जब इस टॉपिक पे आऊंगा थोड़े दिन बाद. तो ईफओ इज एंड नीफो इज सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली 100% सेम, लाइक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. जो हमारे ही बिजनेस का एक एक्सटेंशन है वो ईफओ है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है, वो इंटीग्रल हो गया, हमारा ही कोर पार्ट है. इंटीग्रल का मतलब जो हमारा ही हिस्सा है. और नॉन इंटीग्रल जो अपने आप में अलग है, हमारा एक तरीके से हिस्सा नहीं है, वो हो गया इंडिपेंडेंट एक तरीके से, जिसे हमने क्या दे दिया, नॉन इंटीग्रल. दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. Below this, there is a difference between beta branch and departmental. A small question can come for 4 marks about the theory question कि ब्रांच डिपार्टमेंट का फर्क बताओ. तो जैसे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट कहां बन सकते हैं, ब्रांच में भी या फिर हेड ऑफिस में भी.
जबकि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तो एक ही जगह बन रहे हैं। एलोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर ब्रांच का अपना खर्चा है, आइडेंटिफाई हो सकता है। यहाँ पे मेन खर्चा ही क्या होता था, एलोकेशन, कॉमन खर्चों को बांटते थे हम लोग। रिकंसिलिएशन एचओ और ब्रांच की जरूरत होगी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एट द एंड। हम जाके सीखेंगे ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद बना रही है, एचओ अपने खुद बना रहा है, जब इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक करेंगे तो उनके बीच में रिकंसिलिएशन होना जरूरी है। यहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। कन्वर्जन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन, कन्वर्जन की जरूरत आपके पास जो है जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने कहा फॉरेन ब्रांच भी होगी, और अगर फॉरेन ब्रांच है तो फिर हम सीखेंगे जब फॉरेन के आइटम्स है, डॉलर है, पाउंड में है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, तो वो कन्वर्जन उसे कहते हैं, हम उसे सीखेंगे हम लोग। यहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। यहाँ पे हमारी हमेशा डिपार्टमेंट, हम इंडियन अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास जो आ रहा है डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, तो कन्वर्जन का कोई मुद्दा आता नहीं था। नाउ कम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज हम सीखने जा रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। पहला टॉपिक डिपेंडेंट ब्रांच भी किसके अंदर है, ब्रांच इंडिया में है, तो इनलैंड ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और उसके अंदर भी गुड्स किस पे भेजे गए, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस पे, और उसके अंदर पहला मेथड आ रहा है बेटा डेटर्स मेथड। हम सीखने जा रहे हैं डेटर्स मेथड। नाउ हमारे यहां पे गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस में 3 मेथड्स है, डेटर्स, फाइनल अकाउंट्स और स्टॉक इन ट्रेड। हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर ले, हमारा आंसर बिल्कुल 100% सेम आएगा, चाहे हम डेटर से करें, फाइनल अकाउंट से करें, चाहे स्टॉक एंड डेटर से करें। डेटर्स मेथड, ये किताबें कौन बना रहा है, जहां पे हेड ऑफिस रिकॉर्ड रख रहा है। डिपेंडेंट ब्रांच की बात करें तो वेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस। ब्रांच अपनी किताबें कुछ भी नहीं बना रही, ब्रांच अपने पास सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड बना रही होगी अपने लिए, बट मेन अकाउंटिंग सारी कौन कर रहा है, दैट इज डन बाय हेड ऑफिस। तो ये अकाउंट कौन बनाने जा रहा है, हेड ऑफिस। डेटर्स मेथड के अंदर जो सबसे पहला आ रहा है, हमारा जो मेथड के अंदर है वो कहता है डेटर्स मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ एक, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। कौन बना रहा है इस अकाउंट को, हेड ऑफिस, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का केस है। और इस अकाउंट को बनाने वाला जो हेड ऑफिस है वो सिर्फ इस मेथड में एक ही अकाउंट बनाता है, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। नाम डेटर्स मेथड क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पे ब्रांच को एक डेटर के नजरिए से देखा गया है, ब्रांच को एक डेटर के नजरिए से देखा गया है। यहां पे हमें सिर्फ 5 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें, 5। वो 5 चीजें इस अकाउंट में डलनी है, ठीक है ना। तो हम अपने पास वो चीजें डिस्कस करने यार, जिससे अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, हमारे को ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ब्रांच हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट लॉस कमा के दिया, तो वो आपके पास यहां पे सीखा जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं ओपनिंग में, डेबिट साइड में ब्रांच के ओपनिंग एसेट्स। मैंने क्या कहा, ओपनिंग एसेट्स। तो जितने भी ब्रांच के ओपनिंग एसेट्स है वो यहां पे आ जाएंगे ऑन दी डेबिट साइड, लाइक स्टॉक। अब ये किस पे लिखा मैंने, एट इनवॉइस प्राइस। ये तब होगा अगर हेड ऑफिस ब्रांच को 100 की चीज 125 में भेज रहा है इनवॉइस प्राइस में, कि ब्रांच आगे 125 में बेचती है, तो उस केस में जो स्टॉक दिख रहा है 125 पे दिख रहा है बेटा। अब इनवॉइस प्राइस पे अगर दिखा रहा हूं तो उसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है, जैसे बोलते हैं लोडिंग, स्टॉक रिजर्व, अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, वो ऑपोजिट साइड पे डाल के रिवर्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे वही करने जा रहे हैं। अगर स्टॉक 125 पे है, और वो कब होगा, अगर उसे किस पे भेजा जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे, तो उसके 25 रुपीज ऑपोजिट साइड पे डल जाएंगे बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक पे। तो वो किस पे आ जाएगा, नेट में, कॉस्ट पे। अल्टीमेटली देखो 100 की चीज 125 में भेजी जा रही है ओनली फॉर दी पर्पस की ब्रांच को रियल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहीं ना पता चल सके, और बिकॉज ऑफ द सर्टेन अदर रीजन। बट अल्टीमेटली ब्रांच की सही प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे स्टॉक को 100 पे दिखाना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक की कॉस्ट रियल कितनी है, 100 रुपए। तो अगर वो 125 पे दिख रहा है तो उसे 25 एलिमिनेट कर देंगे। अगर भेजा ही कॉस्ट पे, फिर तो आएगा ही नहीं, फिर तो 100 पे ही है, ठीक है ना। एक आ गया सबसे पहले क्या, ब्रांच का ओपनिंग एसेट में स्टॉक, फिर डेटर्स अगर है, कैश पड़ा है कितना, फिक्स एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी ब्रांच के एसेट्स है सारे डेबिट साइड पे आके, जितनी ब्रांच की ओपनिंग लायबिलिटीज है वो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। ये है पहली चीज, मैंने क्या बोला, 5 चीजें थी। पहली चीज क्या है, कितने ब्रांच के ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो डाल दिया। फिर हम दिखाएंगे हेड ऑफिस ने पूरे साल के दौरान में ब्रांच को कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे। ब्रांच को यहां पे एक डेटर के नजरिए से देखा जा रहा है, तो ब्रांच को जब गुड्स भेजे तो ब्रांच को डेटर बना दिया, एक तरीके से सेल है। तो हम क्या डाल देते हैं, एंट्री ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब कितनी वैल्यू के गुड्स ब्रांच को भेजे, और किस पे, इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस आ गया वही 125, और साथ के साथ 25 रुपए इस साइड पे रिवर्स हो जाएंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। लोडिंग, लोडिंग का मतलब द प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन द गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ये क्या गया, कितने गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे, जो ब्रांच के एक तरीके से परचेज है,
ब्रांच के लिए तो एक तरीके के लिए क्या है, परचेज है, जितने गुड्स उसके पास आए, तो ये आ गया गुड्स सेंड टू ब्रांच। और इसमें से कितने गुड्स ब्रांच ने वापस भेज दिए हेड ऑफिस को, वो माइनस हो जाएंगे। बेटर है कि हम गुड्स सेंड टू ब्रांच को ही नेट करके दिखा दें, नहीं तो हम ऑपोजिट साइड पे डालेंगे बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ इनवॉइस प्राइस पे, और फिर इसकी लोडिंग आ गई। ये इफेक्टिवली हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न। आप नेट करके दिखा दो या ऑपोजिट साइड पे दिखा दो, एंड सिंस इनवॉइस प्राइस पे है तो लोडिंग रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, वो बात होगी। ये दूसरी चीज थी, कितने गुड्स भेजे नेट ऑफ रिटर्न। तीसरी चीज, कितना पैसा भेजा, कैश किसने भेजा, एचओ ने ब्रांच को। किस पर्पस के लिए, चाहे खर्चों के लिए, चाहे फिक्स, जिस मर्जी पर्पस के लिए भेजा हो। अब वो किस पर्पस के लिए भेजेगा, रूटीन के खर्चों के लिए, भाई तुमने फिक्स एसेट्स खरीदने, सैलरीज वगैरह देने, जो भी है उस पर्पस के लिए कौन किसको पैसा भेज रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को। अब जब हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजेगा तो हेड ऑफिस की जेब से पैसा जा रहा है तो टू बैंक करेगा, और किसको भेजा, ब्रांच को, तो एंट्री क्या डल गई, ब्रांच टू बैंक। ये आ गई एंट्री तीसरी, कितना पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। चौथी चीज, कितना पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था वो पहले आ गया, अब कितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, तो कितना हेड ऑफिस को पैसा मिला। तो जब हेड ऑफिस का पैसा आएगा तो हेड ऑफिस की एंट्री डालेगा बैंक टू ब्रांच। जैसे डेटर से पैसा आता तो बैंक टू डेटर डालते, वैसे बैंक टू ब्रांच आ गया। तो रिमिटेंस टू एचओ में से क्या बोलते थे, रिमिटेंस टू एचओ। अब ब्रांच कौन कौन सा पैसा हेड ऑफिस को भेजेगी, जितना कैश सेल का आएगा, जितना डेटर से कलेक्ट होगा, जितना कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला होगा, अगर कोई ब्रांच ने खर्चा कर दिया होगा तो वो माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, चौथी चीज। और पांचवी चीज आ गई, कितने क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग एसेट्स आ गए, ठीक है ना, जिसमें स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस पे तो उसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड पे होगी। फिर डेटर, कैश, फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड, और इधर आ गई क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग में। डेबिट में अगर आए तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आए तो अगर नेट लॉस। तो हमने क्या चीज सीखी बेटा, ये हमने कहा, हमने डेटर्स मेथड में सिर्फ एक अकाउंट हेड ऑफिस बनाता है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। एंड यहां पर हमारे को 5 चीजें याद रखनी है, ओपनिंग एसेट लायबिलिटीज, गुड्स सेंड टू ब्रांच, नेट ऑफ रिटर्न, कितना गुड्स भेजे, कितना पैसा भेजा, कितना पैसा आया, और लास्ट में क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान से अगर सोचो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा कॉस्ट पे दिखते हैं ना, तो अगर ये इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं तो इन तीनों की लोडिंग रिवर्स हो जाएगी ऑपोजिट साइड पे डाल के, ताकि कॉस्ट पे आ जाएगा। बिकॉज अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी किससे आएगी, जो सेल्स है, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ी बहुत चीजें अगर मैं आपको समझाने की बात करूं बेटा, अगर आप समझे, हम अगर, क्योंकि इसी से फाइनल अकाउंट मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर मैं एक आधे क्वेश्चन में आपको फाइनल अकाउंट मेथड साथ ही कराऊंगा। फाइनल अकाउंट मेथड में क्या होता है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, पहले जीपी निकलता फिर एनपी। इस मेथड में सीधा एनपी निकलता है, जीपी नहीं आता। इस मेथड में अगर आप देखोगे बैलेंस फिगर सीधा क्या आई, नेट प्रॉफिट। नाउ इफ आई से एक फिक्स एसेट है, ओपनिंग में 1 लाख का, सिर्फ समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% है, तो मुझे बताएंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। बेसिकली जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट में क्या डालेंगे बेटा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन डाल दोगे। सो यू विल पुट टू डेप्रिसिएशन कितनी, 10,000। अब मेरे इस मेथड में भी इफेक्ट वही जा रहा है, पर दिखाने का तरीका कुछ और हो गया। तो मैं ब्रांच अकाउंट में क्या कर रहा हूं, क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा डाल रहा हूं, नहीं, कहीं डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं आया। मैं यहां पे जब बोला था ओपनिंग एसेट लायबिलिटी, तो ओपनिंग एसेट लायबिलिटी में एक फिक्स एसेट भी एसेट आया, वो कितने का था, 1 लाख का। और जब क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी होंगे तो फिक्स एसेट आया होगा कितने का, 90 का डेप्शन के बाद। तो क्या ऑटोमेटिकली 10,000 का खर्चा डल गया, द आंसर इज यस। क्या ऑटोमेटिकली 10,000 का खर्चा डल गया, आंसर इज यस, बिल्कुल आपके पास डल गया। तो इफेक्ट वही जा रहा है, ये मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं, इफेक्ट बेटा वही जाएगा बट चीजें दूसरी डाल रही है। इफेक्ट वही जा रहा है पर चीजें दूसरी डाल रही है। सिमिलर तरीके से अगर मैं बोलूं डेटर्स अकाउंट है, मुझे बताएंगे डेटर्स अकाउंट में इन नॉर्मल सिनेरियो में क्या क्या चीजें डालते हैं। एक ओपनिंग डेटर होते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो सेल्स करी 2 सेल्स, फिर कितना कैश या बैंक आया वो, कोई डिस्काउंट अलाउड है वो, फिर बाय बैड डेट्स, फिर क्लोजिंग। डालने को मैं सेल रिटर्न वगैरह भी डाल सकता हूं उसमें, वो सेल्स माइनस सेल रिटर्न हो गया। अब मुझे बताएंगे जब आप फाइनल अकाउंट मेथड बनाते हैं, जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल,
तो इसमें से कौन कौन सी चीजें डालते हैं? आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं सेल्स विच इज बाय सेल्स, और आप पीएनएल में डालते हो बेटा डिस्काउंट अलाउड का खर्चा और बैड डेट का खर्चा। बस हमारे इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम ये तीन चीजें नहीं डाल रहे, इसके अलावा बाकी डाल रहे हैं, तो मैथमेटिकल इफेक्ट वही चला गया। आप इसमें ओपनिंग डेटर डालोगे जब ओपनिंग एसेट लायबिलिटीज आएंगे, क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज के समय क्या डालोगे? क्लोजिंग। और जब पैसा जो इकट्ठा किया ब्रांच ने वो हेड ऑफिस को भेजेगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया, जो कि हमारे पास की आइटम थी कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है ना? तो हुआ क्या, अब अगर आप फिगर्स ले लो 10,000 20,000 30,000 जो भी ले लो, हुआ क्या, आपने जो ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर फिगर्स का नेट इफेक्ट गया वही नेट इफेक्ट फिगर्स का यहां गया, क्योंकि आपने बाकी चीजें उस अकाउंट की इस मेथड में डाल दी। तो हुआ क्या, नेट इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स विल रिमेन सेम, तभी तो प्रॉफिट सेम आएगा। हम चीजें दूसरी डाल रहे हैं उन लेजर अकाउंट्स की, पर जिससे इफेक्ट क्या आ रहा है, बिल्कुल 100% सेम आ रहा है। ठीक है ना? तो हमारे पास वही चीज यहां पे होने जा रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ स्मॉल कुछ पॉइंट्स, सेल रिटर्न बाय डेटर्स, सेल रिटर्न बाय डेटर्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं डेटर्स ने जो गुड्स वापस भेजे, डेटर्स ने जो वापस, सेल रिटर्न, तो क्या ब्रांच अकाउंट में इसे हमने दिखाया था कहीं? ब्रांच अकाउंट में नहीं। ब्रांच अकाउंट में जो दिखाया था ना बेटा, वो ये दिखाया था ब्रांच को कितने गुड्स मिले और ब्रांच ने कितने वापस करे, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ब्रांच की कितनी परचेज है, ब्रांच ने कितने भेजे। ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की। पर जब ब्रांच आगे लोगों को दे रही है, वो सेल्स तो हमने दिखाई नहीं, कैश सेल दिखा रहे थे, कैश वाली पार्ट, और जब वापस किया वो भी नहीं आएगा। तो सेल रिटर्न बाय डेटर ब्रांच अकाउंट में आएगा। पर अगर मैं डेटर अकाउंट में आऊंगा क्या वहां पे आएगा? यस ऑब्वियसली डेटर अकाउंट में तो आना ही आना है, इतने से डेटर तो कम होंगे ही होंगे ना, पर ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। सिमिलरली सेल रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ, कि डेटर्स ने गुड्स अब डायरेक्टली हेड ऑफिस भेज दिए। इसमें क्या हुआ, एक लेग बीच की मिसिंग हो गई। जब भी कोई ट्रांजैक्शन ब्रांच का कोई पर्सन सीधा एचओ से कर दे तो उसे तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब क्या, हम ये मानेंगे डेटर्स ने गुड्स किसको भेजे, ब्रांच को, ब्रांच ने किसको भेजे, एचओ को। तो दिखाने का तरीका क्या होगा, डेटर्स ने ब्रांच को दिए, ब्रांच ने एचओ को दिए। जब डेटर्स ने ब्रांच को दिए तो दैट इज सेल रिटर्न फ्रॉम द डेटर्स, तो वो डेटर अकाउंट में आ गया। और जब ब्रांच ने एचओ को भेजे तो उतना बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ आ गया, उतने से वो माइनस हो गया। बेसिकली इतने गुड्स फिर ब्रांच ने एचओ को भेजे, वो तो आएंगे ना, दैट इज परचेज रिटर्न फॉर द ब्रांच। तो हमने 5 चीजें याद रखनी थी। 5 चीजें क्या क्या थी, ओपनिंग एसेट लायबिलिटीज, कितने गुड्स भेजे, कितना पैसा भेजा, कितना पैसा आया, और क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 5 चीजें। देन सिमिलरली अभी सिखाया था डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स वगैरह, क्या इसका ब्रांच अकाउंट में कोई लेना देना है? आंसर इज नो, ब्रांच अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। पर डेटर्स अकाउंट में क्या आएगा? यस इट विल बी रिटर्न ऑन दी क्रेडिट साइड। ब्रांच बेसिकली डेटर्स अकाउंट में तो आएगा ना, डेटर तो कम होंगे, पर क्या ब्रांच अकाउंट में आ रहा है? नहीं, ब्रांच अकाउंट में मैंने 5 चीजों में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स का नुकसान हो गया। नॉर्मल होता है बिकॉज ऑफ आपके पास अनअवॉइडेबल रीजंस, ठीक है ना, लीकेज, वेटेज वगैरह, लॉस वगैरह जो होते हैं। एबनॉर्मल होता है आग लग गई, चोरी हो गई, जिसे अवॉइड किया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट में क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। क्या हमने इसे ब्रांच अकाउंट में कहीं दिखाने की बात करी? नहीं, ब्रांच अकाउंट में 5 चीजों में तो आए नहीं, तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। पर क्या इससे स्टॉक कम होगा? नुकसान होने से क्या स्टॉक कम होगा गोडाउन में? आंसर इज यस, तो स्टॉक अकाउंट में आएगा। अगर मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा तो स्टॉक अकाउंट में आएगा। नॉर्मल लॉस से तो होगा क्या, स्टॉक कम हो जाएगा सिर्फ। अब नॉर्मल लॉस से स्टॉक कम होगा पर उसका इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। अब जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा बेटा, वो यहां पे आ गया रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ऑटोमेटिकली पैसा तो आएगा पर जो नुकसान हुआ वो नहीं आएगा, उतने से ऑब्वियसली स्टॉक कम हो जाएगा। नाउ लास्ट स्मॉल थिंग बिफोर वी कैन स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन पार्ट, इस मेथड से रिलेटेड मुझे जितनी चीजें यहां डालनी है अगर वो नहीं दी तो फिर मेरे को उनको निकालने के लिए मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा, रफ अकाउंट मतलब वर्किंग नोट बनाना। जैसे वो ना डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, ये बता रहा मैंने उनको कितने गुड भेजे, सेल करे आज इस साल में, और उनसे कितना पैसा आया, पर मुझे क्लोजिंग डेटर नहीं बता रहा। अब क्लोजिंग डेटर क्या इस अकाउंट में डालने हैं? द आंसर इज यस। तो मुझे डेटर अकाउंट बना के क्लोजिंग डेटर निकालना पड़ेगा। मतलब डेटर अकाउंट से जैसे 3 चीजें आनी है, ओपनिंग, क्लोजिंग और कलेक्शन। अगर ये 3 चीजें नहीं दी ब्रांच अकाउंट में जो बनाने के लिए चाहिए तो मैं मेमोरेंडम डेटर बनाऊंगा।
ऐसे ही अगर मेमोरेंडम स्टॉक बनाना पड़ सकता है अगर स्टॉक के रिलेटेड कोई चीज नहीं दी, कितना ओपनिंग पड़ा या कितने भेजे या कितना क्लोजिंग है। अगर इन चीजों को निकालने के लिए मुझे कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, अगर ये चीजें मिसिंग है। अगर ये सारी चीजें दी मुझे अलग से कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। सो हमारे पास हमने मेथड कौन सा सीखा बेटा? डेटर मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच, गुड्स जब कॉस्ट इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं तो पहला मेथड डेटर्स मेथड, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इसके अगले पेज पे ही फाइनल अकाउंट मेथड है, जो इट्स नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न जो आज तक बचपन से बनाते आ रहे हो। इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं नॉर्मल है, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, कितनी सेल्स करी, क्लोजिंग, कितने गुड्स ब्रांच को मिले, नेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। जीपी आ जाता है वगैरह, जीपी डालने के बाद इनडायरेक्ट खर्चे डालने के बाद क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल लॉस वगैरह होता है, वी नो टू ट्रीटमेंट्स होती है, जितनी की कॉस्ट का लॉस है वो आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जितना नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है वो आ जाएगा पीएनएल में। वो एक बेसिक, आई एम जस्ट सेइंग द बेसिक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट वी ऑलवेज नो। इसका क्वेश्चन कभी इस वाले चैप्टर में आता नहीं है, एज सच जनरली आता नहीं है। अभी मैं एक आधा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे भी करा दूंगा, सो दैट वी विल बी एबल टू नो कि आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, ठीक है ना। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बेटा 1। हमारे कुछ क्वेश्चंस जो अभी है दैट आर रिलेटेड टू द ब्रांच अकाउंट, बेसिकली डेटर्स मेथड, जहां पे हमने क्या बनाना होता है? ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें साथ साथ सीखते जाएंगे, कंसेप्ट हमारा वही है। वी नीड टू रिमेंबर द 5 थिंग्स, ठीक है। पवन ऑफ दिल्ली की ब्रांच है कहां पे? जयपुर में। गुड्स भेजे जाते हैं ब्रांच को किस पे? कॉस्ट प्लस 25%, 100 की चीज 125 में आ रही है। ब्रांच को इंस्ट्रक्ट किया गया डिपॉजिट द रिसीट्स एवरी डे इन द एचओ अकाउंट विद द बैंक, ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू चेक बाय द हेड ऑफिस। सारे खर्चे कौन पे करता है? हेड ऑफिस, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। पेटी खर्चे बेसिकली वो ब्रांच खुद पे कर देती है, विच आर पेड बाय द ब्रांच। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ब्रांच अकाउंट बना दो एचओ की बुक्स में। जैसे उसने लिख दिया ब्रांच अकाउंट बना दो एचओ की बुक्स में, कौन सा मेथड आ गया? डेटर मेथड, ठीक है ना। नाउ इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस दे दिया ओपनिंग, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस क्लोजिंग, डेटर ओपनिंग डेटर क्लोजिंग, फर्नीचर फिक्सचर ओपनिंग दे दिया, कैश सेल क्रेडिट सेल, गुड्स कितने भेजे ब्रांच को एचओ ने वो बता दिया, एक्सपेंसेस कितने एचओ ने पे करे वो बता दिए, पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने कितने पे करे, फर्नीचर एक ब्रांच ने खरीदा 1 अक्टूबर 18 को 5000 का, पेमेंट इसकी जो करी वो उन्होंने ऑब्वियसली जो उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा था उससे करी, फर्नीचर की पेमेंट ब्रांच ने करी, डेप्रिसिएशन कितनी प्रोवाइड करनी है फर्नीचर फिक्सचर पे? 10% पर एनम और डब्ल्यूडी बेसिस। तो दिस इज द नॉर्मल इंफॉर्मेशन अकाउंट जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और हमें इससे बेटा क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट, दैट इज अंडर डेटर्स मेथड। तो हमने अपने पास टॉप पे लिखना है ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी। सबसे पहले बेटा आपके पास आते हैं ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहां लायबिलिटी तो कोई नहीं है, ओपनिंग एसेट्स ही है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या क्या चीजें? स्टॉक है। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,64,000। अब ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, तो इसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है द लोडिंग वो अपोजिट साइड पे रिवर्स हो जाएगा। तो इसे क्या दिखा देंगे? बाय स्टॉक रिजर्व। ये 125 रुपए है ना, 125 में से अगर 25 अलग करने तो क्या करूंगा? 164 इंटू 25 बाय 125, 32,800, ठीक है जी। स्टॉक आ गया। देन नेक्स्ट इज योर डेटर्स। डेटर्स कितने? 63,400, और एक है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना? 46,800। ये क्या आ गए? सारे ओपनिंग एसेट्स, ठीक है जी। देन सेकंड चीज, गो आइटम बाय आइटम ओनली। कितने वैल्यू के गुड्स भेजे एचओ ने ब्रांच को? तो 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच। दी हुई वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है। कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे? गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच बाय एचओ लिखा है 12,56,000। कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे?
अब ये किस पे 125 पे, तो इसकी रिवर्स करने के लिए सेम नाम यूज होता है, बाय गुड सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लोडिंग, अकेला वर्ड एल भी लिख दो चल जाएगा, लोडिंग को एल लिख सकते हो। तो 1256 क्योंकि किस पे 125 पे, तो उससे 25 रुपए अलग करने हैं, तो कितना बन गया 251 200। अगर आप कॉस्ट पे ही दिखाओ सीधा 100 रुपए पे तो भी आंसर सेम आएगा यस, पर हमारा दिखाने का तरीका क्या, अगर चीज इनवॉइस प्राइस पे जा रही है 125 पे तो 125 अलग दिखाओ, 25 ऑपोजिट साइड पे दिखाओ, ठीक है। फिर कितना पैसा भेजा टू बैंक, तो जी एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा, इफेक्टिवली जो खर्चे एचओ ने पे करे, लिखा है ना एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कितना 264, तो ये नहीं आपके पास हो गया। फिर आया बाय बैंक, जितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा, दैट इज रिमिटेंस टू एचओ, दैट इज रेमिटेंस टू एचओ। अब इसमें किस किस चीज का पैसा भेजा होगा, वन इज कैश सेल, जो पैसा नगद इकट्ठा किया, कितना 802 600, क्या डेटर्स है, वैसे क्वेश्चन में डेटर से ओपनिंग क्लोजिंग डेटर है, तो डेटर से कलेक्शन भी होगी, तो क्या वो फिगर दी है, नहीं, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो भी हम निकालते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना। और कौन सा पैसा आया है, या आया तो कोई नहीं, और कौन सा पैसा ब्रांच ने अपनी जेब से दिया, पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी एक्सपेंसेस तो माइनस हो जाएगा, सो पेटी एक्सपेंसेस जितने पे करे उतना पैसा कम भेजेगी ना ब्रांच एचओ को, 20,900। और एक है बेटा परचेज ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर खरीदा लास्ट पॉइंट में, वो किसने खरीदा, ब्रांच ने। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके आंसर में हेड ऑफिस अगर पैसा भेजता तो टू बैंक आ जाता डेबिट साइड पे, ब्रांच अपने पल्ले से दे रहा है अपनी जेब से, तो उतना ब्रांच पैसा कम भेज रहा है, तो माइनस हो गया क्रेडिट साइड पे, बात एक ही है। अब मेरे को अपने पास क्या बनाना है बेटा, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट क्यों बनाना है, क्योंकि चीज मिसिंग है, कौन सी चीज मिसिंग है, कलेक्शन नोट, तो उसके लिए मेरा रफ में अकाउंट बन गया, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। तो इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने ओपनिंग डेटर है 63,400, टू सेल्स क्रेडिट सेल्स कितनी है 744,200, बाय कैश एंड बैंक बैलेंसिंग कराएंगे तो, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स कुछ भी नहीं है बेटा, तो नहीं आना, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने दिए हुए क्लोजिंग डेटर 84,300, तो यू विल गेट कलेक्शन कितनी आई 723,300 विल बी योर कलेक्शन, क्योंकि जब तक कलेक्शन नहीं जानूंगा तब तक रिमिटेंस कैसे आ जाएगी, ठीक है ना। सो 723,300 इज दी कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर, वो ऊपर आ गई, जैसे ही ऊपर आई तो मुझे बता दो अब टोटल कितना बन गया रेमिटेंस, विच इज 802,600 कैश सेल, रेमिटेंस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस पेटी एक्सपेंसेस माइनस परचेज ऑफ फर्नीचर, पूरा 15 लाख। सो 15 लाख बेटा आ गया आउटर कॉलम में, तो चार चीजें डाल चुके, पांचवी रहेगी, ओपनिंग डल गया एसेट्स, गुड्स एंड डल गया, पैसा कितना भेजा, पैसा कितना आया, लास्ट क्या आ गया क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन में आ जाती है चीजें। सबसे पहले आया स्टॉक, स्टॉक कितना पड़ा है, सबसे स्टार्टिंग में दिया था 1,92,000, और इसका स्टॉक रिजर्व इस साइड आ गया, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में पूरा प्रॉपरली लिखे हमेशा किस चीज का है, 1,92,000 इंटू 25 बाय 125, 38,400, ये चाहे आउटर कॉलम में लिख दो, अपने पास स्टॉक की वैल्यू 192 थी। देन दूसरी चीज क्या है, डेटर्स, अब डेटर्स कितने पड़े हैं जी क्लोजिंग में, कितने हैं 84,300,